आज के पॉडकास्ट में डिटेल में एनालाइज करेंगे यूसीएल राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स को, इंक्लूडिंग गेम्स लाइक रियल मैड्रिड वर्सेस आरबी लाइप्जिग, सिटी वर्सेस कोपेनहेगन, एंड विल आल्सो एनालाइज इंडिया की परफॉर्मेंस इन द ऑनगोइंग 5th टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड. सो लेट्स बिगिन. Okay, so let's dive right in. We'll begin with Real Madrid versus RB Leipzig because I think ये मैच कहीं ज़्यादा हाई स्टेक्स पे था एज कम्पेयर टू सिटी वर्सेस कोपेनहेगन, जहाँ पे हमें काइंड ऑफ ऑलरेडी पता ही था कि यार क्या होने वाला है रिगार्डलेस गेम कितना ही क्लोज चला जाए. बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली फर्स्ट लेग की लीड इतनी अनसस्टेनेबल थी कि फिर घर आके सिटी को तुम कैसे ही हराओगे, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स इज जस्ट टू हाई. सो कमिंग टू रियल मैड्रिड वर्सेस आरबी लाइप्जिग, बिकॉज आप कहेंगे कि यार ऑन पेपर मैड्रिड और लाइप्जिग के बीच में भी बहुत बड़ा गैप है, कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है इनकी हिस्ट्री का, इनकी कल्चर का, इनके स्टैचर का, इनकी करंट स्क्वाड्स का. एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. ऑल्सो द फैक्ट कि जस्ट लाइक मैन सिटी, रियल मैड्रिड भी घर पे ही खेलने वाली थी सेकेंड लेग. देयर वर हार्डली एनी डाउट्स आई थिंक इन द माइंड्स ऑफ एनी फैन कि यार रियल मैड्रिड शायद क्वार्टर्स में ना जा पाए. सबको ये बात तो गारंटीड लगी रही थी कि कुछ ना कुछ करके तो मैड्रिड निकाल ही लेगी ये फिक्सचर भी, और मोस्ट लाइकली आगे जाके क्वार्टर फाइनल्स भी. क्यों एग्जैक्टली? बिकॉज वी हैव कम टू सी इन द पास्ट 4-5 years हाउ इन द मोस्ट इम्पॉसिबल ऑफ द सिचुएशंस रियल मैड्रिड नोज हाउ टू गेट अ रिजल्ट without even putting 100% of the effort. And this is exactly what, in my opinion, we saw in this game. And I'll tell you why. Let's start with the lineups and the tactics. अगर हम लोग रियल मैड्रिड की लाइनअप की बात करें, मुझे लगता है यहाँ से ही एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि मैड्रिड डज नॉट रियली वांट टू पुट इन दैट मच एफर्ट गोइंग फॉरवर्ड. व्हाई डू आई से दैट? रॉड्रिगो को स्टार्ट ही नहीं कराया गया भाई. क्या फॉर्मेशन थी फिर उसके बाद? ऑन पेपर इट वॉज अ फ्लैट 4-4-2. जब फॉर्मेशन निकली थी तो कार्वाहल, रूडिगर, नाचो फर्नांडिस एंड मेंडी, ये चारों हमारे बैकलाइन को फॉर्म कर रहे थे. उसके आगे 4 मिडफील्डर्स ले रखे थे हम लोगों ने. राइट साइड पे वाल्वर्दे, लेफ्ट साइड पे कामाविंगा, और बीच में चुआमेनी और टोनी क्रूज का डबल पिवट. एंड उसके सामने 2 अटैकर्स ले रखे थे, उसमें से भी एक मिडफील्डर ही है वैसे. वन वॉज विनीशियस एंड द अदर वॉज बेलिंगम. तो एसेंशियली आप 5 मिडफील्डर्स खिला रहे हो एंड जस्ट 1 अटैकर. वॉट डज दिस सिग्निफाई? आप घर पे खेल रहे हो, आपके पास ऑलरेडी 1 गोल की लीड भी है आफ्टर द सेकेंड लेग. डू यू रियली नीड टू प्ले दैट डिफेंसिव, स्पेशली गिवन कि आप मैड्रिड जैसी टीम हो? यू डोंट रियली नीड टू डू दैट. बट फिर भी आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई थिंक पिछले 2-3 साल की फिलॉसफी यही रही है कि हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, बट वी नो हाउ टू गेट द रिजल्ट. हमें इतना कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटीज़ पे है कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, हम लोग एंड मोमेंट पे आके किसी तरीके से यूसीएल में रिजल्ट तो निकाल ही देंगे, स्पेशली इन गेम्स लाइक राउंड ऑफ 16. हाँ, सेमीज में आके बात अलग हो जाती है, बट ये इन लोगों के लिए इट्स चाइल्ड्स प्ले भाई, वेरी एसेंशियली स्पीकिंग. एंड सो ये लाइनअप देखते ही एक ऐसा इंडिकेशन आ रहा था कि शायद मैड्रिड इतना ज़्यादा इंटेंट ना दिखाए गोइंग फॉरवर्ड. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. बिकॉज ऑन पेपर लाइप्जिग भी 4-4-2 ही खिला रही थी, बट जब मैड्रिड फील्ड के अंदर उतरी, द वे दे वर लाइनिंग अप वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे वर ऑन पेपर. हाउ सो? बिकॉज वी सॉ इट वॉज काइंड ऑफ अ 4-3-3 फॉल्स 9. वॉट डू आई मीन बाय दैट? बैक लाइन जो थी हमारी 4 लोगों की वो तो सेम ही थी, बट उसके आगे टोनी क्रूज वॉज द सिंगल पिवट. जो एक सीडीएम की हम लोग रोल कहते हैं ना, वो टोनी क्रूज प्ले कर रहा था इंस्टेड ऑफ चुआमेनी. Now we have seen this time and again कि एंसेलोटी की टेंडेंसी भी रही है कि वो कई बार जो है चुआमेनी को आगे भेज देगा एंड क्रूज से कहा कि आप पिवट बन जाओ. आई एम नॉट रियली श्योर कि ये बड़े मैचेस में कितना प्ले आउट करेगा, एंड वी हैव क्रिटिसाइज दिस बिफोर एज वेल इन द लास्ट सीजन. बट अगर अभी काम कर रहे हैं तो कोई क्यों ही क्वेश्चन करे. सो कामाविंगा एंड चुआमेनी ये हमारे इंटीरियर्स थे. राइट विंग पे वाल्वर्दे, लेफ्ट विंग पे विनीशियस जूनियर, एंड सेंट्रली एक देयर वाज नो स्ट्राइकर, बट एक फॉल्स 9 के काइंड ऑफ यू कुड से रोल में थे बेलिंगम, जो कि डीप भी ड्रॉप करेंगे मिडफील्ड में आके नंबर्स ऐड करने के लिए, बट ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मेक दोज रन्स गोइंग इनटू द बॉक्स. एंड यहाँ पे एक जो जेन्युइन कमी खल रही होती है ना एक स्ट्राइकर की, एक नंबर 9 की, जो कि ऑपोजिशन की बैक लाइन के दोनों सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई करे, वो क्लियरली दिख रही थी यहाँ पे. एंड व्हेन गोइंग फॉरवर्ड इस कमी को
कॉम्पनसेट करने के लिए एंसेलोटी ने क्या कर रखा था कि भाई जब आगे जा रहे हो तो बेलिंगम को तो एज अ नंबर 9 आगे रन बनानी ही पड़ेगी, बट बिकॉज ही इज नॉट अ प्रॉपर नंबर 9 तो ही वुड नॉट बी सफिशिएंट बाय हिमसेल्फ. सो टू कॉम्पनसेट द लैक ऑफ अ नंबर 9, वो कामाविंगा को भी कह देगा आगे जाने के लिए साथ में. एंड सो ऑन मल्टीपल ओकेजन्स इन द फर्स्ट हाफ वी सॉ कि बेलिंगम तो आगे रन बना ही रहा है जब मैड्रिड के पास पोजीशन है, बट साथ के साथ मिडफील्ड से निकल के कामाविंगा भी आगे भाग रहा था. एंड देन यू वुड सी कि वो काइंड ऑफ एक चुआमनी और क्रूज का डबल पिवट बन जा रहा था, एंड यू वुड चेंज फ्रॉम अ 4-3-3 टू अ 4-2-3-1. एंड ये बात तो टैक्टिकली हमने डिस्कस कर लिया कि मैड्रिड कैसे लाइनअप कर रही थी, क्या रीजनिंग थी उनके ऐसे लाइनअप करने की, बट क्या वो एक्चुअली इस चीज से कोई फायदा उठा पा भी रहे थे मैच के अंदर? एंड आई फर्मली बिलीव नो, दे कुड नॉट. बिकॉज पहला पूरा हाफ अगर हम देखें, मैं तो अभी स्टैट्स की बात भी नहीं कर रहा हूं, उसकी भी बात करेंगे आगे जाके. जस्ट इफ यू सी द फर्स्ट हाफ फ्रॉम योर ओन आईज, इतना लिथार्जी दिखेगी ना तुम्हें, इतना आलसपना दिखेगा ना तुम्हें मैड्रिड की पूरी टीम में, एज इफ देयर इज जीरो इंटेंट टू गो फॉरवर्ड. एंड आई नो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 साल से ये सब होते हुए देखते आ रहे हैं कि मैड्रिड किसी न किसी तरीके से रिजल्ट निकाल लेगी, बट बहुत एफर्ट नहीं मारेगी. बट यू कांट हेल्प बट स्टिल बी अमेज्ड एंड मे बी अ बिट डिसअपॉइंटेड एज वेल कि मैड्रिड जैसी बड़ी टीम अगर लाइप्जिग के अगेंस्ट घर पे ऐसा खेल रही है तो क्या जरूरत है यार. मतलब यू आर सच अ बिग टीम, सच अ बिग क्लब, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्लेइंग लाइक कॉवर्ड्स? एंड आई यूज दैट वर्ड very consciously here because I'm pretty damn sure अगर कोई भी और बड़ा क्लब ऐसे घर पे खेल रहा होता ना despite having the lead, तो काफ़ी गालियां पड़ रही थी उनको. But because it is Madrid and rightfully so because they know how to get the results, they are cut that slack कि मतलब इनको चलो इस बात पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, एटलीस्ट रिजल्ट तो निकाल के दे रहे हैं. एंड उसका भी एक फेयर पॉइंट है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं करूंगा. बट एज अ फैन ऑफ फुटबॉल यू टेंड टू गेट लिटिल अंडरवेल्म्ड आई वुड से कि यार क्या ज़रूरत है इतना डिफेंसिवली खेलने की, थोड़ा मज़ा आए गेम में, थोड़ी नींद कम आए गेम को देखते वक्त. एंड वो बिल्कुल ही लैक कर रहा था यार गेम से. ऑन द अदर हैंड लाइप्जिग जो कि 1-0 डाउन थे आफ्टर द फर्स्ट लेग, जहाँ पे उन्होंने घर पे एक गोल कंसीड किया था ब्राहीम डियाज से, एंड मेनी वुड आर्ग्यू कि उस मैच में द बेटर टीम वॉज आरबी लाइप्जिग. एंड सो व्हेन दे वर टूरिंग अवे दे हैड टू स्कोर एट लीस्ट 1 गोल ताकि गेम एटलीस्ट एक्स्ट्रा टाइम तक तो जाए. सो एक गोल मारना उनके लिए एसेंशियल था. मैड्रिड को हम लोग क्यों स्लैक कट करके दे सकते हैं? बिकॉज ऑलरेडी एक गोल के लीड है, तो उनको कोई गोल मारने का कंपल्शन नहीं है. अगर वो 0-0 पे भी गेम खत्म कर देते तो जीत ही जाते. बट लाइप्जिग हैड टू स्कोर, एंड सो अटैकिंग इंटेंट और डेस्परेशन हमें ज़्यादा किससे दिखना चाहिए था? आरबी लाइप्जिग से. दिखा भी, मैं उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट क्या हमें उतना डेस्परेशन और इंटेंट दिखा जितना आइडियली दिखना चाहिए था? कई लोग कहेंगे हाँ, मेरा इसमें मानना है कि शायद थोड़ी कमी रह गई यहाँ पे, शायद थोड़ा सा और अटैकिंग प्रोवेस दिखा सकती थी लाइप्जिग, थोड़ा और कमिटमेंट दिखा सकती थी गोइंग फॉरवर्ड. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइप्जिग क्योंकि घर के बाहर खेल रहे थे, बर्नेबाउ में मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहे थे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड शायद वो डर ना बैठा हो कि हम अटैक करने के लिए कमिट तो कर देंगे, लेकिन मैड्रिड ऐसी टीम है जो कि सोती हुई दिख रही है पिच पे, लेकिन एक सेकंड नहीं लगेगा जागने में. ऑल्दो आगे जाके हुआ भी ऐसा. तो मुझे लगता है उस डर के चक्कर में वो डबल माइंडेड हो गए एंड शायद उतना अटैकिंगली स्मार्ट नहीं रहे जितना हो सकते थे या जितना इंटेंट दिखा सकते थे. एंड इनफैक्ट अगर मैं आपको अब स्टैट्स की बात करके दिखाता हूँ, बिकॉज ओपेंडा जो कि लाइप्जिग का प्लेयर है, आई थिंक ही वॉज दैट मेन गाय जो कि हर अटैक के रिसीविंग एंड पे था. हर बॉल जो कि फिनिश होनी चाहिए थी वो उसके पैरों पे आ रही थी, एंड ही वॉज फेलिंग टू कन्वर्ट. आई थिंक एटलीस्ट 2 या 3 चांसेस तो क्लियर ऐसे थे जो कि थोड़े मतलब मैं कहूँगा टाइट चांसेस थे, लेकिन दे कुड हैव बीन स्कोर्ड. एंड ऑफ कोर्स एक बड़े गेम में अगेंस्ट अ बिग टीम एट देयर होम वो हाफ चांसेस ही देंगे, वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट चांसेस देंगे भी नहीं. एंड सो आपको थोड़ा लक भी चाहिए होता है एंड थोड़ा प्रिसीजन भी चाहिए होता है, एंड ओपेंडा के पास वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि लाइप्जिग ने यू कुड आर्ग्यू 2-3 चांसेस अच्छे क्रिएट करके दिए थे थ्रू ओपेंडा, बट ओपेंडा फेल टू कन्वर्ट, वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट करा. एंड सो स्टैटिस्टिकली ऑल्दो लाइप्जिग डिड शो सम इंटेंट बिकॉज उन्होंने 6 शॉट लिए थे, एक टारगेट पे ही था, सिर्फ एक ही टारगेट पे था. ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इतनी कम एक्यूरेसी कैसी है. एज ए सेड ओपेंडा का इसमें बहुत बड़ा हार्ट था, बट एक्सजी सिर्फ 0.26 की है एंड पोजेशन 44% था. तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम पोजेशन है कि मैड्रिड ने बॉल ही नहीं आनी थी इनके पास. बट ये तो लाइप्जिग की बात हो गई. अगर मैं मैड्रिड की बात करूं, यहाँ पे मैड्रिड हैड 56% ऑफ द पोजेशन, येट दे ओनली टुक जस्ट 3 शॉट्स एंड दे हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट.
पोजेशन ज़्यादा था, घर पे खेल रहे थे, बड़ी टीम है, लीड है इनके पास, 0 शॉट्स ऑन टारगेट लेकिन लिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ शॉट्स भी आधे हैं लाइप्जिग के। इनफैक्ट XG मैड्रिड की पहले हाफ की सिर्फ 0.09 थी। इनफैक्ट हाँ 0.09 थी, मतलब आप 0.1 की XG भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, इतना बुरा हाल था। बट डज दिस सरप्राइज यू और डिड इट सरप्राइज मी व्हेन आई वाज वाचिंग द गेम? क्वाइट फ्रैंकली नो, बिकॉज वी नो कि ये टेम्पलेट कैसा होगा। एंड क्योंकि हमें ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, तो जब हाफ टाइम हुआ था ना, आई थॉट कि अभी अगर निल है ना तो अब मैच तो निकाल ही लेगी रियल मैड्रिड, बिकॉज सेकेंड हाफ में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब एकदम से ही जाग जाएगी मैड्रिड कुछ ना कुछ करके। एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। सेकेंड हाफ शुरू होता ही है एंड मैड्रिड इज अ टोटली डिफरेंट टीम। आई वुड स्टिल आर्ग्यू कि शायद उतना अच्छा नहीं थे जितना वो हो सकते हैं अटैकिंगली, बट स्टिल कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ दे वर मैसिवली बेटर। सारे प्लेयर्स आगे जा रहे थे पिच पे, दे वर ट्राइंग टू स्कोर, इंटेंट दिखा रहे थे। एंड सो विद इन 10 मिनट्स एक बहुत ही तगड़ा काउंटर अटैकिंग गोल आता है थ्रू बेलिंगम, जो कि एक बहुत ही अच्छी रन क्रिएट करते हैं थ्रू द मिडल ऑफ द पार्क। एंड ही सीज की विनीशियस जो है वो साइड बाय साइड लेफ्ट विंग से एक रन बना रहा है। एंड एक वहाँ पे बहुत ही ईजी टेम्पटेशन होती है कि आप विनीशियस रन बना रहे हो, उसको बॉल ले ऑफ कर दो और फिर आप सेंट्रली खुद एरियाज में भागो ताकि वो कट बैक कर दे आपको। बट वॉट ही डज वेरी स्मार्टली इज कि वो पेशेंटली वेट करता है बॉल को होल्ड करके। आई एम टॉकिंग अबाउट बेलिंगम। एंड तब तक विनीशियस पैरेलली एक सीधी रन बना रहा होता है लेफ्ट विंग पे। एंड देन वो स्पॉट करता है कि भाई जो 2 डिफेंडर्स हैं उसमें से एक डिफेंडर वो ऑलरेडी बेलिंगम को मार्क करके रखा हुआ है। एंड सो फिर वो एक डायगोनल रन बनाना शुरू कर देता है बॉक्स के अंदर। एंड बेलिंगम बीइंग द स्मार्ट गाय वो इस रन को स्पॉट करता है, अपना पास को डीले करता है एंड फिर ही लाइन्स इट एग्जैक्टली एट द फीट ऑफ विनीशियस जूनियर। एंड फिर वो इजीली आई थिंक 1 टच गोल ही था शायद, वो इतनी कूल फिनिश थी कि गोल इतना मारना आसान था भी नहीं, बट देखने में बहुत आसान लगा दिया विनीशियस ने। एंड क्रेडिट टू दैट गाय, बिकॉज अभी हमने देखा था वैलेंसिया के अगेंस्ट भी 2 गोल मारे। अभी इस मैच में भी एक यू कुड आर्ग्यू कि फिक्सचर डिफाइनिंग गोल था ये, क्योंकि अगर ये गोल नहीं होता तो फिर ड्रॉ हो गया होता एंड फिर एक्स्ट्रा टाइम में तो कुछ भी हो सकता है। तो विनीशियस काइंड ऑफ विद दैट गोल सील्ड द गेम फॉर मैड्रिड, बिकॉज फिर 2 गोल्स की लीड हो चुकी थी। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू बेलिंगम एंड विनीशियस। आई थिंक यहाँ पे जितना बड़ा हाथ विनीशियस का था, जितनी स्मार्ट रन उसने निकाली, उतना ही स्मार्ट प्ले बेलिंगम से भी था। सो क्रेडिट टू बोथ दोज यंगस्टर्स, वंस अगेन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वंस अगेन मैड्रिड प्रोग्रेसिंग इन अ गेम थ्रू इट्स यंगस्टर्स। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। बट क्या यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब लाइप्जिग एकदम ही ठस हो जाएगी? एक टेम्पटेशन जरूर होती है ऐसा एक्सपेक्ट करने का, बट जस्ट आफ्टर 3-4-5 मिनट के बाद ही एक बहुत ही तगड़ा हेडर आता है एंड लाइप्जिग इक्वलाइज कर देती है। एंड आई थिंक वो हेडर, आई वुड आर्ग्यू कि दैट गोल वाज इवन बेटर देन द गोल स्कोर्ड बाय विनीशियस, बिकॉज आप नाचो से लिटरली बॉल छीन कर उसके सामने घुस कर हेडर ले रहे हो इतने टाइट एंगल से, उतना पावर लगाना बॉल के ऊपर थ्रू योर हेड बहुत मुश्किल होता है। एंड आई थिंक फुल क्रेडिट टू दैट गाय यार, बिकॉज वो गोल वहाँ पे आया, इसीलिए मुझे लगता है कि आखिरी के 20 मिनट गेम के इतने इंटरेस्टिंग हुए, वरना गेम में इतनी जान बचती ही नहीं, थैंक्स टू दैट गोल। एंड सो देन वी सी कि यार लाइप्जिग एकदम से ही दोबारा लाइवली हो जाती है। नाउ दे नो कि अगर एक और गोल मार दिया ना तो एक्स्ट्रा टाइम तक गेम चला जाएगा। अभी भी ये फिक्सचर 1-1 पे है, इट इज़ ऑन ग्राउंड जीरो, वी जस्ट हैव टू स्कोर 1 गोल एंड देन इट इज़ एनीबडीज गेम। एंड सो जो आखिरी के 15-20 मिनट का जो टाइम था उसमें इट वॉज अ वेरी टिपिकल गेम फॉर मैड्रिड, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑपोजिशन है वो लगी पड़ी अटैक करने में, कूदो ये सब आगे, बट वी सी कि यार सम हाउ मैड्रिड जो है ना वो सर्वाइव कर जाती है, सम हाउ डिफेंस उनका क्लिक कर जाता है, दे क्लिंग ऑन टू दैट 1 गोल लीड एंड टू द पॉइंट कि यार लाइप्जिग ने तो एक शॉट आई थिंक पोस्ट पे भी मार दिया था, एक वो लॉब बॉल थी जो कि पोस्ट पे लग गई थी। दे केम सो क्लोज टू स्कोरिंग एंड येट इट वॉज सो टिपिकल ऑफ मैड्रिड कि somehow they managed to get a result and qualified for the quarter finals. ये आखिर के 20 मिनट ना सिग्निफाई करते हैं काइंड ऑफ जो होती है ना नेवर गिव अप मेंटालिटी या फिर एलीट मेंटालिटी ऑफ रियल मैड्रिड, कि किसी भी सिचुएशन से हम सर्वाइव करके निकाल लेंगे रिजल्ट, जिसको लोग यूजुअली कहते हैं कि लक यार हर बार मैड्रिड कैसे इतनी लकी हो जाती है। पॉइंट वही है कि आप हर बार लकी नहीं हो सकते, अगर आप हर बार उस चीज़ को रेप्लिकेट करके दे रहे हो तो फिर देयर इज समथिंग सो स्पेशल अबाउट यू। एंड सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम अगर हम लोग
इनफैक्ट अगर गेम के अंत की ही बात कर लें तो रियल मैड्रिड हैड 11 शॉट्स जिसमें से 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे, अ मैसिव इंप्रूवमेंट फ्रॉम द फर्स्ट हाफ. बट लुक एट आरबी लाइप्जिग, दे हैड 20 शॉट्स इन द गेम. ऑन टारगेट सिर्फ 4 ही थे, लेकिन 20 शॉट्स लेना इस गेम में अगेंस्ट मैड्रिड एट बर्नेबाउ बहुत बड़ी बात है. एंड सो एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा कि क्या लाइप्जिग बेटर टीम थी मैड्रिड से अक्रॉस द 2 लेग्स? क्या मैड्रिड डिजर्व करती थी यहाँ पे हारना? एंड आई थिंक एक बहुत ही पेक्यूलियर क्वेश्चन है, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है. बिकॉज आई थिंक हमने ये डिस्कशन लास्ट टाइम भी किया था जब हमने पहला लेग कवर किया था एक पॉडकास्ट में. तब मोहित भी था, मोहित ने भी कहा था कि मेरा मोहित से डिस्कशन हुआ था कि लाइप्जिग अगर इतना अच्छा खेल रही है तो मतलब क्लियरली दे वर द बेटर टीम बट दे लॉस्ट. एंड ही हैड अ फेयर पॉइंट वेरी सेड दैट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बेहतर खेली, जो जीता वो बेहतर है. अगर तुम इतनी अच्छे तो तुम रिजल्ट निकाल लो. एंड वी वर, आई थिंक वी हैड आवर ओन ओपिनियंस देयर एंड कोई फॉर्म उसका रिजल्ट नहीं निकला था. एंड आई थिंक अभी भी हम लोग उसी पोजीशन पे रहेंगे बिकॉज आई नो कुछ लोग कमेंट करके कहेंगे कि यार अगर मैड्रिड जीत रही है तो दे आर बेटर, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है. बट एक बात फिर वो भी आ जाती है कि यार ऐसा भी होता है, कितनी बार हमने देखा है कि एक टीम बहुत अच्छा खेल रही होती है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन मोमेंट ऑफ, आई वोंट इवन से लैप्स, लैक ऑफ लक, unlucky moment, that one unlucky moment and the other team scores. And so you have been so good, so better in the whole game, but because of that one split second आप एक गोल कंसीड कर जाते हो और दूसरी टीम जीत जाती है. डज इट मीन कि आप बेटर टीम नहीं थे मैच में? आई थिंक इट स्टिल मीन्स कि यू वर द बेटर टीम, बट इट एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स कि आप कैसे डिफाइन करते हो बेटर टीम कौन सी है. बिकॉज अगर उन टीम ने एक स्प्लिट सेकेंड की गलती को स्पॉट करके आपके अगेंस्ट स्कोर कर दिया तो उनकी भी एक्सपर्टीज कुछ तो थी. एंड सो मे बी दे आर ऑल्सो द बेटर टीम बिकॉज अल्टीमेटली जीत के अगले राउंड में तो वही जा रहे हैं. एंड सो इस डिस्कशन पे मैं एक बहुत ही फर्म आंसर नहीं दे सकता हूँ. अगर मुझसे कोई कहेगा कि लाइप्जिग वाज द बेटर टीम, दे डिजर्व्ड टू गो टू द क्वार्टर फाइनल्स ओवर रियल मैड्रिड, आई विल अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैड्रिड जीत गई है एंड वही जाने वाली है एंड ये हमेशा होता आ रहा है एंड हमेशा होता रहेगा. सो दैट इज आई थिंक इट अबाउट रियल मैड्रिड. मुझे लगता है कि अब यहाँ से आगे कितना सर्वाइव कर पाएंगे वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. बिकॉज अगर ऐसी परफॉर्मेंस रहने वाली है तो आई डोंट थिंक सिटी जैसी टीम, इवन द वे बायर्न प्लेड अगेंस्ट लाज़ियो, ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे वहाँ पे. बट ठीक है, यहाँ से हम लोग सिटी की बातें करेंगे बिकॉज सिटी का भी गेम आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी मोर इंटरेस्टिंग दैट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू. एंड ऐसा क्यों है वो भी डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स फर्स्ट बिकॉज ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था. यहाँ पे सिटी ने काफ़ी हद तक एक बी टीम खिला रखी थी. काफ़ी नए प्लेयर्स थे, काफ़ी कम यूज प्लेयर्स जो होते हैं जो कि स्क्वाड में इतना नहीं खेल पाते, उनको यहाँ पे रोटेशन के नाम पे डाला हुआ था. बिकॉज नेचुरली अभी लिवरपूल से मैच होने वाला है, उसके लिए भी लोगों को बचा के रखना है, उनकी एनर्जी बचा के रखनी है. एंड इस मैच में ऑलरेडी 3-1 का स्कोर था पहले हाफ में, तो पहले लेग में तो कोई बहुत बड़े स्टेक्स थे नहीं. मतलब इट वॉज एन ईजी टीम, घर पे आप खेल रहे हो, 2 गोल की ऑलरेडी लीड है ही, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है. एंड सो इट वॉज वर्थ द रिस्क ऑफ प्लेइंग न्यू प्लेयर्स. एंड सो जो लाइनअप थी हमारी, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज हम लोग यूजुअली गॉर्डियोला एंड सिटी के साथ क्या एसोसिएट करते हैं कि ऑन पेपर कोई फॉर्मेशन होती है बट इन गेम सब लोगों का रोल कुछ अलग ही होता है, फॉर्मेशन भी कुछ अलग ही होती है. एंड सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि ऑन पेपर क्या था. इट वॉज अ 4-2-3-1. बैक 4 में हमारे गॉर्डियोल, डियाज, अकांजी एंड लुइस थे. डबल पिवट में हमारे पास कोवाचिच और रॉड्री थे. एंड उसके आगे जो 3 प्लेयर्स थे हमारे वो थे बॉब, अल्वारेज और नूनेस. अब टॉप ऑफकोर्स हालैंड होने वाले थे. ये हो गया हमारी 4-2-3-1 की फॉर्मेशन. बट इन गेम जो टैक्टिक्स थे वो बहुत अलग थे इससे. वाई सो? लेट मी एक्सप्लेन हाउ. ऑफकोर्स सिटी यूजुअली 3-4-1 में खेलती है. एंड सो मैंने तो एकदम नोट कर रखा है कि कौन कहाँ पे खेल रहा था एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे खुद थोड़ा टाइम लग गया फिगर आउट करने में कि क्या एग्जैक्टली मूवमेंट्स बना रहे हैं प्लेयर्स. एंड सो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू ऑल, कोवाचिच वॉज इन द डबल पिवट विद रॉड्री. पीछे 3 सेंटर बैक्स थे हमारे, गॉर्डियोल, डियाज एंड अकांजी. आगे जो 4 प्लेयर्स थे उसमें से लेफ्ट विंग पे था अल्वारेज, राइट विंग पे था लुइस, बीच में थे हमारे पास नूनेस था और कौन था, बॉब था. एंड अप टॉप ऑफ कोर्स हालैंड था हमारे साथ. एंड सो ये 3-4-1 की फॉर्मेशन थी. बट देयर वाज अनदर इंटरेस्टिंग टैक्टिक है. हमने कई बार देखा कि कैसे जब सिटी आगे मूव कर रही होगी बॉल के साथ, टू हेल्प अल्वारेज मूव इन सेंट्रली बिकॉज वो लेफ्ट विंग पे स्टार्ट कर रहा था,
गॉर्डियोल जो है वो लेफ्ट विंग पे ऊपर पुश करता था, एंड सो ही विल बिकम द लेफ्ट विंगर। एंड सो कोवाचिच जो है ना वो मिडफील्ड से डबल पिवट से ड्रॉप करके थर्ड सेंटर बैक बन जा रहा था टू फिल इन द शूज फॉर गॉर्डियोल। एंड सो एक 3-1-5-1 की फॉर्मेशन भी बन जा रही थी वहां पे एट टाइम्स। एंड दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज इट मीन्स कि आप टोटली अटैकिंग मोड में जा रहे हो। फिर 5-6 प्लेयर्स तो आपके एकदम फॉरवर्ड्स ही बन रखे। एंड सो हाउ वुड कोपेनहेगन गेट एनी ब्रीदिंग स्पेस? एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड बिकॉज फर्स्ट हाफ में अगर हम लोग देखें, आई थिंक पहले के 30-40 मिनट तक तो कुछ एज सच कोई ब्रीदिंग स्पेस थी ही नहीं यार कोपेनहेगन के लिए। इट वॉज जस्ट टू ईजी। अपार्ट फ्रॉम दैट वन गोल जो कि उन्होंने स्कोर करा है, द होल फर्स्ट हाफ वॉज एब्सोल्यूट राइट बाय मैन सिटी। एंड राइट फ्रॉम द गेट गो पहले ही 5 मिनट के अंदर एक क्रॉस मिलता है, कॉर्नर मिलता है, वहां से क्रॉस आता है फ्रॉम अल्वारेस, लोग हेडर मारने जाते हैं, अकांजी ने भाई वॉली पे शूट मार दी एंड वो भर के शूट मारी एकदम गोल के अंदर। दैट वॉज एन एब्सोल्यूट बैंगर। अभी हमने रिसेंटली डिलिट से देखा था एक ऐसा गोल, ऑल्दो आई थिंक इट वॉज अ फार सुपीरियर गोल, अ फार मोर डिफिकल्ट वन, अ फार टाइटर एंगल, बट एक सेंटर बैक स्कोरिंग ऑन द वॉली इनसाइड द बॉक्स, ये हमने देखा है अभी फ्रॉम अ क्रॉस। अभी रिसेंटली देखा था, फिर से हमें देखने को मिल गया। एंड दैट वॉज अ ग्रेट स्टार्ट टू द गेम। इट फेल्ट लाइक कि भाई अब शुरू हो गया पीटना, ये शुरू हो गया टॉर्चर यहाँ से। फिर मैंने ट्वीट भी किया था कि ये इट इज़ गोइंग टू बी अ टॉर्चरस नाइट फॉर कोपेनहेगन, एटलीस्ट इट सीम्ड दैट वे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इट कंटिन्यूड बिकॉज अगले ही 2-3 मिनट के अंदर फिर अल्वारेस खुद भी स्कोर कर देता है। बहुत ही टाइट एंगल से लेफ्ट विंग पे पता नहीं क्या शूट लेने का सोच रहा था, बहुत दूर से, कोई सेंस था भी नहीं बहुत ज़्यादा शूट लेने का, बट वही बात है ना, नेवर से नेवर। उसने कहा कि मैं चांस लेके देखता हूँ, एंड भगवान की किस्मत उसके साथ थी कि यार कीपर ने जो है वो स्पिल कर दी, बॉल हाथों के बीच में से निकल गई। ईजी जो स्टॉप होना चाहिए था वो एक ईजी गोल में कन्वर्ट हो गया। एंड सो सिटी 10 मिनट के अंदर ही गेम के 2-0 की लीड पे थी। 2 गोल की लीड ऑलरेडी थी इससे पहले, तो मतलब 4 गोल की लीड हो चुकी थी सिटी के पास विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। एंड सो नाउ कोपेनहेगन हैड टू स्कोर 5 गोल्स इन द नेक्स्ट 80 मिनट्स इफ दे वांटेड टू प्रोग्रेस टू द क्वार्टर फाइनल्स। और सामने कौन है? सिटी है घर पे। कोई अगर उनकी लीग की भी टीम होती ना तो भी 5 गोल मारना मुश्किल होता। सिटी है तो इट इज़ इम्पॉसिबल। एंड सो सिटी को ना एक बहुत ही ईजी लीवरेज मिल गई उसके बाद गेम में। कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है। एंड सो वी सॉ कि बॉल बहुत ही ईजिली सिटी डोमिनेट कर रही है, सर्कुलेट कर रही है अपने हाफ में, कभी कभी आगे भी जा रहे हैं, बट देयर वाज नो क्लियर इंटेंट टू गो ऑल आउट इन स्कोरिंग। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि हमने कई बार देखा है ना सिटी से कि यार रूथलेसनेस जो होती है, जैसे कि अभी हमने यूनाइटेड वाले गेम में देखा था कैसे जैसे ही वो पहला गोल आया फोर्डन से, उसके बाद सिटी बिकेम एब्सोल्युटली रूथलेस। फिर 3 गोल मार दिए टोटल में, फिर वो रुकते ही नहीं है, 15-20 शॉट तो ले ही लेते हैं एक हाफ के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सिटी से। मुझे लगता है पहले 2 गोल मार के ना सिटी को भी लगा कि अब हम लोग अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं, टेम्पो अपनी लाइट मेंटेन करके चलेंगे, ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है, हारने हम वैसे भी नहीं वाले, 5 गोल थोड़ी खा जाएंगे। And so there was no such incentive for City to go out and score more goals. And इसके चलते हुए हमने देखा कि यार बीच में एक मोमेंट आता है जहाँ पे मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यार सिटी वीक थी, क्योंकि हमने ना कई बार देखा क्या होता है इस सीजन में, सिटी ऑन द काउंटर गोल कंसीड कर जाती है। बिकॉज जब ऑन द काउंटर ये लोग पीछे ट्रैक बैक कर रहे होते हैं, फॉल बैक कर रहे होते हैं, तो हार्डली 2 लोग होते हैं, 2 डिफेंडर्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सारे लोग आगे घुसे हुए होते हैं। बट इस सिचुएशन में जब वो गोल आया था कोपेनहेगन का, इट वॉज अ 4v4 सिचुएशन। 4 डिफेंडर्स थे और 4 उनके फॉरवर्ड्स थे कोपेनहेगन के। एंड सो इट वॉज एन इवन बैटल। ऐसा नहीं था कि सिटी वर नॉट प्रिपेयर्ड, दे वर कॉट नैपिंग ऑन द काउंटर, ऐसा नहीं था इस बार। बट आई थिंक इट वॉज द शेयर ब्रिलियंस ऑफ दैट गोल, बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी सिटी। पहली बात तो जो पहला पास जिसने डियाज और अकांजी को डाइसेक्ट कर दिया एकदम बीच में से, दोनों अपना मुड़ते हुए रह गए कि मैं किस तरफ देखूं, एंड बीच में से बॉल निकल गई। एंड फिर जो बैक हील दिया है वंस अगेन टू स्कोर दैट अमेजिंग गोल, आई वोंट रियली क्रिटिसाइज सिटी दैट मच ऑन दिस, बिकॉज आई थिंक कि चलो ये सिचुएशंस आएंगी, ये मोमेंट्स आते ही आते हैं। इट वॉज जस्ट टू ग्रेट अ गोल। आई थिंक इट वॉज अ वेरी सिटी एस्क गोल, बहुत ही सिटी जैसा गोल मारा कोपेनहेगन ने अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एट देयर होम।
ये गोल हम लोग यूजुअली देखते हैं कि जैसे ये वन टच पासिंग हो गई, बैक हील हो गया एक ही टच पे, इतनी सबलिमिनल पासिंग, इतनी सबलाइम पासिंग, ये यूजुअली हम लोग सिटी से देखते हैं। उनके अगेंस्ट उनके घर पे करना बहुत क्रेडिट डिजर्व करता है कोपेनहेगन से। इट वाज अ ग्रेट गोल। एंड सो एक ऐसा लग रहा था कि कॉन्सोलेशन गोल आया है, शायद इस मैच को ही अगर ड्रॉ कर दें क्योंकि 2-1 की स्कोर लाइन हो चुकी थी, तो कोपेनहेगन वुड गो आउट विद द हेड्स हेल्ड हाई। बट वो सारी होप्स पे फिर पानी फेर दिया हमारे हालैंड साहब ने। जब रॉड्री ने दूर से एक लॉन्ग बॉल डाली, हालैंड रिसीव द बॉल रियली वेल इन माय ओपिनियन। 2 डिफेंडर्स उसके ऊपर चढ़ रहे थे, उनके बीच में सैंडविच हो रखा था, फिर भी उसने वो बॉल रिसीव करी एंड देन एक टच लिया टुवर्ड्स द लेफ्ट टू क्रिएट सम स्पेस फॉर हिमसेल्फ एंड देन बैंग ऑन द नियर पोस्ट। जैसे यूजुअली हम लोग एम्बापे को नहीं देखते आजकल कि नियर पोस्ट पे गोल मार देता है, इतना भर के शॉट मारा था कि देयर वाज नो चांस फॉर द कीपर टू स्टॉप इट। यार हमने सेकंड गोल के लिए क्रिटिसाइज करा कीपर को, बट उस वाले गोल पे, हालैंड वाले गोल पे तो तुम क्या ही क्रिटिसाइज करोगे। एंड हालैंड भी अंटिल दैट मोमेंट बहुत ज़्यादा गेम में दिख नहीं रहा था, कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था नहीं, बिकॉज एज ए सेट सिटी का कोई इंटेंशन नहीं था गोल मारने का। बट वेन ही गॉट दैट वन चांस ही मेड श्योर दैट ही स्कोर्ड। एंड यही चीज़ हमें देखनी है फ्रॉम अर्लिंग हालैंड गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज क्लियरली बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिलने वाले। बड़ी टीम से अगेंस्ट ज़रूरी भी नहीं है कि आपके 10-15 टचेस 20 टचेस हों एक हाफ में। हमने कई बार देखा हालैंड के साथ ऐसा होता है, बट जब आपको वो एक चांस मिलेगा तब आप क्या स्कोर कर पाओगे? दैट इज द क्वेश्चन दैट हालैंड हैज टू आंसर एंड होपफुली ही विल कीप आंसरिंग एज द सीजन प्रोग्रेसेस। So all in all, a great first half, a very easy first half for City. In fact, अगर मैं statistically भी बताऊँ, you would get what I mean exactly. Because 70% possession था, 8 शॉट ले चुकी थी सिटी। ऑन द अदर हैंड कोपेनहेगन के 4 ही शॉट थे और सिर्फ एक ही ऑन टारगेट था। इट फेल्ट लाइक सिटी के लिए इट्स, आई डोंट मीन टू बी रूड, बट फेल्ट लाइक इट वॉज चाइल्ड्स प्ले कि ए टीम भी नहीं खेल रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मार रहे हैं, बट इट इज स्टिल सो ईजी कि हम 3-1 से जीत रहे हैं। एंड सो सेकेंड हाफ में नेचुरली वन वुड थिंक और वन वुड बिलीव कि यार अगर फर्स्ट हाफ में ही इतना डोमिनेट कर दिया है सिटी ने, तो सेकेंड हाफ में तो ज़्यादा जान बचेगी ही नहीं, ज़्यादा लाइफ बचेगी ही नहीं कोपेनहेगन से। क्या ही ट्राई करेंगे अब जब पता ऑलरेडी हार चुके हो। बेसिकली अब आपको जो है गेम जीतने के लिए 5 गोल अभी भी मारने हैं और आपके पास सिर्फ एक हाफ बचा हुआ है और आप सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हो अवे फ्रॉम होम। कोपेनहेगन जैसी टीम कैसे ही मार लेगी, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट। बट सेकेंड हाफ वॉज ऑडली स्ट्रेंज इन दिस एस्पेक्ट, बिकॉज हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे होंगे कि यार कोपेनहेगन क्या ही कर लेगी, बट दे डिड क्वाइट अ बिट एज पर देयर कैपेबिलिटीज। आई थिंक दे इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। व्हाई डू आई से दैट? सेकेंड हाफ में आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट 10-15 मिनट्स जब सिटी अपना डोमिनेशन कंटिन्यू कर रही थी, उसके बाद से गेम जेन्युइनली गॉट अ लॉट टुवर्ड्स 50-50 इन माई ओपिनियन, वेयर वी कुड सी कि कोपेनहेगन हमेशा ट्राई कर रही है कि जैसे ही बॉल पोजीशन पे आए वी विल ट्राई टू स्कोर, वी विल ट्राई टू बार्ज इन फॉरवर्ड, हम लोग नंबर्स आगे डालेंगे, न्यूमेरिक सुपीरियरिटी लेके वी विल ट्राई टू क्रिएट चांसेस एंड स्कोर एटलीस्ट 1 मोर गोल। उन्हें सब्स्टिट्यूशंस भी कर रहे थे, वो सब सब्स्टिट्यूशंस भी उनका इंटेंट इतना अच्छा था, उनकी डेडिकेशन इतनी अच्छी थी कि ऑल दो ये लोग एक और गोल नहीं मार पाए, बट इन माई ओपिनियन एज ए सेड फॉर लाइप्जिग, कोपेनहेगन शुड बी प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली ये लोग कितना 6-2 हारे एग्रीगेट पे, 6-2 7-2 जो भी है, बहुत गंदा स्कोर है। बट आई वुड स्टिल आर्ग्यू कि ये जो अवे परफॉर्मेंस दी है ना कोपेनहेगन ने, इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, स्पेशली द सेकेंड हाफ व्हेन यू लिटरली हैव जीरो इंसेंटिव टू पुट इन एनी एफर्ट। आपने तब इतना कुछ करके दिखाया, वो बहुत क्रेडिट डिजर्व करता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको और बात बताऊं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, जब गेम खत्म हो गया अल्टीमेटली, सिटी हैड 12 शॉट्स टेकन इन टोटल। हम लोग यूजुअली सिटी को देखते हैं कि 15-16 शॉट तो एक हाफ में ही ले चुके होते हैं, इस बार इन टोटल 12 शॉट्स थे। एंड माइंड यू पहले हाफ में ही 8 शॉट ले चुके थे लोग, तो मतलब सेकेंड हाफ में सिर्फ 4 शॉट और लिए। कॉन्ट्रास्ट दिस विद कोपेनहेगन जिन्होंने 11 शॉट्स लिए हैं, जस्ट 1 लेस दैन मैन सिटी। एंड वॉट इज मोर शॉकिंग इज द फैक्ट कि सिर्फ 30% पोजेशन था उनके पास, फिर भी उनकी एक्सजी जो थी ना वो थी 1.26 की, सिटी की एक्सजी सिर्फ 0.76 की थी। कितना वियर्ड है ना, सुन के लग रहा है ये। ऑन पेपर सिटी 3-1 जीती है, बट सिटी का एक्सजी 0.76 का है एंड कोपेनहेगन 3-1 हारी है, लेकिन उनका एक्सजी 1.26 का है।
सिर्फ 30% पोजीशन के साथ। व्हाट डज दिस टेल अस कि सिटी के जो मोस्ट गोल्स जो आए हैं वो या तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आए हैं फ्रॉम सिटी, जैसे कि कांजी का गोल, या फिर इंडिविजुअल एरर्स की वजह से आए हैं ऑन द साइड ऑफ कोपनहेगन, जैसे कि सेकंड गोल में कीपर की गलती, जिसके चलते हुए जो चांसेस ओरिजिनली इतने स्कोरेबल थे नहीं वो अल्टीमेटली गोल्स में कन्वर्ट हो गए। एंड सो नंबर ऑफ गोल्स विच इज 3 turned out to be much higher than the XG, which is the expected goals in the game, just 0.76. So you could argue कि क्या सिटी ने इस मैच में इनफ क्रिएट करके नहीं दिया, क्रिएटिव आउटपुट कम था, इंटेंसिटी कम थी। अब वो सब एलिगेशंस लगा सकते हो, बट मेरा पॉइंट यही है कि यार लेट्स बी ऑनेस्ट, आई मीन सिटी की बी टीम खेल रही है, जो सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं वो भी सारे बच्चे थे, एंड कोई इंटेंट था भी नहीं बिकॉज दे नो कि उन्हें लिवरपूल के लिए अपनी जान बचानी है। So despite all these factors, they still managed a 3-1 victory. तो इसमें हम क्रिटिसाइज करें या फिर तारीफ करें इस बात की, ये आप खुद डिसाइड करना। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द 5th टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, द लास्ट टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज। हमने लास्ट पॉडकास्ट में प्रिव्यू किया था इस टेस्ट मैच को, टॉकिंग अबाउट हाउ दिस गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो सीरीज़ का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, इंडिया ऑलरेडी ये सीरीज़ जीत चुकी है, स्टिल ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज WTC के फाइनल्स तक पहुंचने के लिए हर एक मैच काउंट करता है। ऐसा एक भी मैच नहीं है जिसके पॉइंट्स काउंट नहीं करेंगे। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ WTC कि आप एक भी टेस्ट मैच की वैल्यू को कम नहीं करने दे सकते। एंड सो कमिंग इनटू दिस गेम, हमने मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमने लास्ट पॉडकास्ट में जितनी प्रेडिक्शंस करी थी, जितनी भी एनालिसिस करी थी पिच को लेके, क्वाइट फ्रैंकली सभी उल्टा पड़ा है भाई, क्वाइट फ्रैंकली सभी उल्टा पड़ा है। बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द पिच इटसेल्फ, भाई हम लोग सोच रहे थे कि यार थोड़ी बहुत घास होनी चाहिए, थोड़ी डैम्पनेस होगी विकेट के अंदर, बिकॉज इतने दिनों से बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम जो है वो बादलों से भरा हुआ होगा, बारिश की प्रोबेबिलिटी 50% थी, लोग कहते थे कि बारिश पहले दिन पे तो पक्का होगी ही होगी, एंड सब कुछ एकदम उल्टा हुआ भाई। पिच से तो घास ही हटा दी, पिच पे हरी घास तो रही ही नहीं, उसको बना दिया पूरा सपाटा विकेट बैटिंग के लिए। डैम्पनेस विकेट में इतनी रही नहीं बिकॉज थैंकफुली धूप वूप निकल आई थी, जो हम सोचे थे कि बारिश होगी, जो वेदर फोरकास्ट वाले बता रहे थे वो हुई नहीं, तो धूप निकल आई तो जो मॉइस्चर था पिच के अंदर से वो चला गया, डैम्पनेस चली गई, इसलिए हमने देखा कैसे पिच का जो कलर था वो थोड़ा वाइटिश था, अगर मिट्टी गीली होती तो थोड़ा डार्क कलर होता पिच का। एंड सो ये जो मिट्टी सूख गई, हवा में बादल चले गए, बारिश नहीं हुई, सनशाइन आ गई, इसके चलते हुए जो विकेट जहाँ पे टॉस जीत के पहले दिन पे आपको बॉलिंग करनी चाहिए थी, वो एकदम से कंडीशंस पलट के पहले दिन पे बैटिंग करने लायक हो गई, एंड बैटिंग पैराडाइज बन गई। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बैटिंग करने लायक हुई है, अच्छी खासी बैटिंग करने लायक हुई है। इनफैक्ट रोहित शर्मा से पूछा गया था तो उसने खुद कहा था कि यार हम वी वर वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट टू फिगर आउट कि पिच एग्जैक्टली कैसा प्ले करने वाली है, बिकॉज ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में भी थे कि पिच ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिशनली धर्मशाला में घास देखने को मिलती है तो घास हो सकती है। अभी जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ है यहाँ पे, नॉट फॉर इंडिया, कोई भी टेस्ट मैच हुआ है, डोमेस्टिक टेस्ट मैच हुआ था, वहाँ पे सारे विकेट पेसर्स ने लिए थे, स्पिनर्स ने एक विकेट ही नहीं लिया। एंड यहाँ पे देखो सारे विकेट स्पिनर्स नहीं ले लिए, पेसर्स ने एक भी विकेट नहीं लिया। भाई कितना पलट गई पिच 1-2 दिन के अंदर कि अपना नेचर को ही एकदम पलट दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट कि कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि पिच कैसे प्ले आउट करने वाली है। एंड सो नेचुरली अब बात क्लियर थी कि जो भी टॉस जीतता वो बॉलिंग की जगह बैटिंग करता। इंग्लैंड टॉस जीतती है, दे डिसाइड टू बैट फर्स्ट। उनकी टीम में इस बार एंडरसन और मार्क वुड दोनों साथ में खेल रहे थे, रॉबिन्सन को हटा दिया था, एंड रेहान तो खेलने नहीं वाला था, वो तो पता ही था पहले से हमें। सो शोएब बशीर एंड हार्टली उनके 2 स्पिनर्स थे, अलॉन्ग साइड ऑफ कोर्स रूट। बट अगर इंडिया की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट आवर सिलेक्शंस, बिकॉज 2 चेंजेस हुए थे यहाँ पे। हमने प्रीव्यू में कैसे डिस्कस किया था लास्ट पॉडकास्ट में कि देयर शुड बी अ टेम्पटेशन टू प्ले 3 पेसर्स हियर। रोहित शर्मा सेट द सेम, बट गिवन की विकेट से घास हट गई थी, धूप निकल आई थी, डैम्पनेस हट गई थी पिच से, तो इट काइंड ऑफ मेंट कि यार ये जो पिच होने वाली है ना, ये अल्टीमेटली थोड़ा वो टिपिकल इंडियन
सब कॉन्टिनेंट वाले जो पिचेस होती हैं वैसा खेलने वाली है, एज अपोज टू अ ट्रेडिशनल धर्मशाला पिच. एंड सो इट मेड सेंस कि आप 2 ही पेसर खिला लो तो भी चल जाएगा, 3 स्पिनर्स भी खिला सकते हो. सो क्या ये सही था या गलत, उसके ऊपर तो अभी हम लोग आएंगे. वॉट अल्टीमेटली रोहित शर्मा डिड वॉज कि आकाशदीप को बैठा के ही ब्रॉड बैट बुमराह. एक ऑप्शन ये होता है कि कुलदीप यादव को बैठा के आकाशदीप, बुमराह और सिराज तीनों को खिला लेते, बट ही चोज द फर्स्ट ऑप्शन विच वॉज कि कुलदीप को तो रखो ही, आकाशदीप बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज अ जूनियर, अभी सिराज ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, ज़्यादा सीजनड बॉलर है, उसको तो रखेंगे ही टीम में. साथ के साथ बुमराह को लाना तो फिर आकाशदीप को बाहर बैठना पड़ेगा. बट द सेकेंड चेंज वॉज द फनी पार्ट, जहाँ पे पट्टीदार को हटा दिया गया टीम से. एंड क्या बहाना देके हटाया गया कि भाई कल रात को फील्डिंग की प्रैक्टिस करते वक्त उसके एंकल पे बॉल लग गई, और जब आज सुबह हुई तो आज सुबह तक प्लान तो था उसको खिलाने का टीम में, बट जब वो सुबह आया तो उसका जो पैर था वो सोर था, मतलब कि फुली रिकवर नहीं हुआ था, मसल्स में थोड़ी स्टिफनेस थी. एंड सो हमें लास्ट मिनट चेंज करना पड़ा देवदत्त पड्डीकल के लिए. एंड ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज कि यार देखो, हमने डिस्कस किया था पहले भी कि आइडियली तो पट्टीदार को ही खेलना चाहिए, बिकॉज लेट्स गेट डन विद दिस केस इन दिस सीरीज. इस सेशन में परफॉर्म करता है तो आगे खेलेगा, नहीं करता है तो फिर किसी और को चांस देंगे. ज़बरदस्ती में इस टेस्ट मैच में ना खिला के अगले सीरीज के लिए दोबारा स्क्वाड में लेके टेस्ट करने का पॉइंट नहीं है. जो टेस्ट करना अभी करो, ख़त्म करो. पट्टीकल के लिए भी अगर अभी आ जाए परफॉर्म ना करे तो उसके लिए अनफेयर हो जाएगा, किसी भी एक टेस्ट मैच के बेसिस पे जज कर लिया. सो इट मेड ऑल द मोर सेंस कि पट्टीदार को खिलाया जाए. एंड एज पर रोहित शर्मा दे ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले पट्टीदार, बट इंजरी की वजह से दे हैड टू प्ले देवदत्त पड्डीकल. कितना सच है ये, कितना झूठ है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा. अभी बैक स्पैजम्स हो रहे थे, अब ये नया होने लग गया है जहाँ पे बॉडी की किसी पार्ट की मसल सोर हो जाती है. मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, बट द होल सिचुएशन साउंड्स वेरी सस्पिशियस. देयर आर टू मेनी कोइंसिडेंसेस कि यार मैच शुरू होने के एक रात पहले ही एंकल पे बॉल लग गई फील्डिंग करते वक्त, और फिर वो एंकल सोर है अभी तक, वो ठीक ही नहीं हुआ, इतनी कस के बॉल लग गई. सो मतलब there are too many things that have to go right for Patidar to not be available for this game. And I think वो सारी चीज़ें कैसे टिक हो गई, बहुत बड़ा coincidence है. It sounds very suspicious, but ठीक है, we'll have to trust the management है. Regardless, Padikkal became the 5th debutant in this series. ऐसा सिर्फ एक ही बार पहले हुआ है इंडिया की पूरी हिस्ट्री में जब किसी एक टेस्ट सीरीज में 5 डेब्यूटेंट्स खेल रहे हो. तो दिस इज एज इनएक्सपीरियंस्ड अ स्क्वाड एज इट गेट्स. इंडिया की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं हुआ है. बट एक और बहुत बड़ी इक्वेशन थी यहाँ पे, विच वॉज अश्विन्स 100 टेस्ट मैच. लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर. आई एम पर्सनली एज एन अश्विन फैन, जो कि सब जानते ही हैं, I am personally very happy with the way people have embraced Ashwin for this 100th test match. Be it the BCCI, जिन्होंने एक बहुत अच्छी montages निकाले हैं, वीडियोस निकाली हैं, शॉर्ट क्लिप्स निकाले हैं अश्विन के. Be it the management and the captains, जिन्होंने, एंड कैप्टन्स में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वाइस कैप्टन भी होते हैं, लीडरशिप फिगर्स भी होते हैं ड्रेसिंग रूम में, जिन्होंने उसको एक बहुत अच्छा सा वो पूरा सेरेमनी कराई. पहले उसको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, फिर एक वो स्पीच भी सुनवाई उससे, वो कैप भी दी. ऑल्सो द ब्रॉडकास्टर्स जिन्होंने दे मेड श्योर कि द डे वॉज अबाउट अश्विन. यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हमेशा लाइमलाइट रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह ले जाते हैं. एंड लास्ट द फैंस ऑल्सो. सोशल मीडिया पे यूनानिमसली लोगों ने बहुत सेलिब्रेट करा अश्विन के 100 टेस्ट मैच को. एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी कि फाइनली अ बॉलर is getting that recognition from the fans, from the team, from the broadcasters alike. Secondly, as I have always said, I think Ashwin is one of the most underrated players of our generation. उसको उतनी रिस्पेक्ट भी शायद नहीं मिलेगी हिस्ट्री में जितनी हरभजन सिंह को दे दी जाती है. Although I think he is now miles better. And so to finally see him get that recognition, even if it is just for one day, it genuinely felt happy as a cricket fan and of course as an Ashwin fan. And so it was said कि यार आज का दिन स्पेशल तो होना चाहिए अश्विन के लिए. होप ही डज समथिंग ऑल्सो. एंड जब इंडिया पहले इनिंग में बॉलिंग करने के लिए जाती है, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑन द फर्स्ट डे, बिकॉज द स्टार्ट वॉज वेरी स्टीमी बाय द पेसर्स.
बहुत ही लंबा स्पेल डलवाता है रोहित शर्मा सिराज और बुमराह से। आई थिंक 14-15 ओवर्स का स्पेल था। एंड क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जितना बॉल मूवमेंट दिखा रहा था यहाँ पे, लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर, पिच में जितना जिप था, बॉल जितना सीम कर रही थी, हवा में बॉल जितना स्विंग कर रही थी, जैसे वेदर कंडीशंस थे, 6 डिग्री का टेम्परेचर था, थोड़े थोड़े बादल भी थे, इट वॉज द मोस्ट होम लाइक फीलिंग फॉर इंग्लैंड that they have had in this whole series, or they could possibly have in the whole of subcontinent. इससे ज़्यादा घरेलू फीलिंग ना इनको और किसी भी स्टेडियम में और किसी भी जगह पे नहीं मिलेगी सबकॉन्टिनेंट में। ऐसे घरेलू कंडीशंस में इतनी अच्छी बैटिंग विकेट पे टॉस जीत के पहले बैटिंग भी करना और फिर ये परफॉर्मेंस डिलीवर करना, आई थिंक जो थोड़े बहुत लोग अभी भी रह गए ना जो कि बेसबॉल की बहुत तारीफ कर रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। ऑफकोर्स अभी मैच कैसा होगा पूरा वो जब खत्म हो जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे। एनी टीम कैन विन ऑफकोर्स टिल द लास्ट डे, इट्स ऑन ऑफकोर्स। बट अगर हम पहली इनिंग की ही बात कर लें स्ट्रिक्टली, पहला जो सेशन था, जो पहले के 10-15 ओवर थे, आई थिंक पेसर्स डिजर्व एटलीस्ट 1 विकेट, बट उनको एक भी विकेट नहीं मिलता है। एंड फिर फाइनली अश्विन और कुलदीप यादव आते हैं, एंड कुलदीप यादव सून आफ्टर गेट्स बेन डकेट, जो कि एक पता नहीं क्या आड़ा शॉट मारने जा रहा था, टॉप एज लगती है, बट जितना ही क्रेडिट उसमें कुलदीप यादव को मिलना चाहिए, आई थिंक उससे थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट शुभमन गिल को मिलना चाहिए। जो कैच उसने वो पकड़ा है, जो फुर्ती दिखाई है, जिस तरीके से उसने एक्सेलरेट करा है, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन था, बिकॉज मिड विकेट से पीछे भाग के कैच पकड़ना फेमसली जो कपिल देव ने करा है 83 के वर्ल्ड कप फाइनल में, वी ऑल नो कितना टफ कैच होता है वो। आई थिंक इट कुड बी द कैच ऑफ दिस सीरीज, शायद सबसे अच्छा कैच था सीरीज का ये। एंड सो विद दैट बिट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस फ्रॉम शुभमन गिल एंड ऑफ कोर्स कुलदीप यादव, वी गेट दैट फर्स्ट ब्रेक थ्रू। बट उसके बाद क्रॉली जो है ना, वो पोप के साथ इनिंग्स बिल्ड करने में लगा हुआ था। क्रॉली इनफैक्ट वंस अगेन प्लेड रियली वेल, फिर से 70s में आके आउट हो गया। आई थिंक ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड, मे बी इवन द बेस्ट। आई नो कि एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं आया जैसे ओली पॉप से आया, रूट से आया, but he has been very consistent and he has looked so comfortable against the spinners. But फिर सेशन की आखिरी बॉल पे ओली पॉप पता नहीं क्या करता है यार, मतलब हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? ये बेसबॉल है या ये बेवकूफ़ी है? मतलब कुलदीप यादव गुगली फेंकने जा रहा है, पहली बात तो आप बॉल को रीड ही नहीं कर पाए कि वो गुगली आ रही थी। दूसरी बात क्या है, रीड तो आप तब करोगे ना जब आप बॉल रिलीज हो चुकी है हाथ से, उसके बाद स्टेप आउट कर रहे हो। भाई साहब जो है बॉल रिलीज होने से पहले ही स्टेप आउट कर गए, विच मीन्स कि एक प्री मेडिटेटेड शॉट था, ये प्री डिटर्मिन्ड शॉट था कि मैं इस बॉल पे चाहे बॉल कैसी भी हो मैं आगे बढ़ के ही शॉट मारूंगा। एंड दैट इज द डम्बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू इन टेस्ट क्रिकेट यार। एज अ टेस्ट बैट्समैन नंबर 3 के बैट्समैन हो आप, इट इज द सिलिएस्ट डम्बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू कि आप हाथ से बिना पड़े ही स्टेप आउट कर जाओ पहले स्पिनर को। एंड इट बिकेम सो इजी फॉर कुलदीप यादव, उसने गुगली फेंकी, ओली पॉप कंप्लीटली बैम्बूजल्ड, पता ही नहीं चला बॉल कहाँ की कहाँ टर्न कर गई, ऐसे घास चरते हुए बीच में पकड़ा गया पिच के, वो स्टंप हो जाता है, 2 विकेट गिर जाते हैं 100 के टारगेट पे, 100 के टोटल पे, फर्स्ट सेशन खत्म हो जाता है। आई वुड स्टिल से थोड़ा बैलेंस में था बिकॉज 100 रन भी बन गए थे, बट सेकेंड सेशन से तो इट वॉज कंप्लीट डाउनफॉल फॉर इंग्लैंड। बिकॉज फिर हम लोग देखते हैं कि कुलदीप यादव वंस अगेन, पहली बात तो जो क्रॉली को उसने आउट करा, मैं थोड़ा बहुत उसमें एम्पैथाइज करूंगा क्रॉली के साथ, बिकॉज इट वॉज जस्ट टू गुड ऑफ अ डिलीवरी यार। जितना वो बॉल टर्न करी, कुछ 10 डिग्री कुछ टर्न करी है, मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, 10 डिग्री टर्न करना पता कितना होता है? बैट पैट के गैप में से निकल आई भाई, बहुत ज़्यादा टर्न कर गई। इट वॉज लैंडिंग वे आउटसाइड ऑफ स्टंप पर, वहाँ से टर्न करके मिडिल लेग पे हिट करी, क्रैश करी जाकर। वुड नॉट रियली ब्लेम क्रॉली दैट मच, थोड़ा अनलकी था, बट भाई हैट्स ऑफ टू द ब्रिलियंस ऑफ कुलदीप यादव देयर। बट उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट स्टोक्स, लेट्स टॉक अबाउट बेस्टो, जो 2 और विकेट थे कुलदीप यादव के, विच हेल्ड हिम टेक 5 विकेट्स इन टोटल। बेस्टो जिस तरीके से आउट हुआ है, इफ़ यू सी जिस तरीके से उसने रिएक्ट करा है बॉल पे, इट इज़ वेरी क्लियर वंस अगेन कि उसने गुगली रीड ही नहीं करी, हाथ से पढ़ ही नहीं पाया कि गुगली है। वो ड्राइव मारने जा रहा था, बैट पहले ही फेंक चुका है, फिर रियलाइज करता है कि बॉल तो पढ़ के अंदर आने की जगह बाहर जा रही है भाई। एंड सो बैट फेंकते फेंकते हिज बैट वेंट मच अवे फ्रॉम द बॉडी,
उसी में फिर वो फेंट एज ले गया, आउट हो गया। क्या करोगे इसमें आप? अगर आप हाथ से रीड नहीं करोगे तो कुलदीप यादव जैसा बंदा को खा जाएगा यार। सेम थिंग हैपेंड विद स्टोक्स। स्टोक्स को पहले 3-4 टिपिकल वो चाइनामैन लेग स्पिनर्स उसने फेंक के दी, जो कि बॉल टर्न होके बाहर निकल रही थी स्टोक्स के लिए। एंड देन एक बॉल जो उसने गुगली डाली, पड़ के अंदर आई, पैड्स पे बजी, प्लम LBW। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी नहीं वो बॉल रीड करना, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि द बॉल वॉज पिच्ड अप। थोड़ी शॉर्ट लेंथ की डिलीवरी थी, विच मीन्स कि आपके पास बैकफुट पे टाइम था बॉल को खेलने का। ऐसा भी नहीं है कि ये रांची जैसे पिच है जहाँ पे बॉल पीछे से पड़ के एकदम ही लो रह जा रही है स्किड करके। यू हैड टाइम, द विकेट वॉज वेरी गुड टू बैट ऑन, बहुत ट्रू नेचर था विकेट का। बट उस पर भी अगर आप वो गूगली रीड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप हाथ से बॉल देख ही नहीं रहे हो क्या? एंड आई डोंट नो व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट क्रिटिसाइज बेन स्टोक्स फॉर दिस। He plays spin very bad, especially in Indian conditions. जिस बंदे का इतना हवा है, कैन यू इमेजिन अगर कोई रोहित शर्मा, विराट कोहली के कैलिबर का प्लेयर इंग्लैंड में जाके स्विंग को इतना गंदा खेले, जैसे कि मान लो कि कोहली का जो 14-15 का सीजन था, 13-14 जो भी था, वो कितनी गालियां पड़ी थी उसको, सब लोग फिनिश्ड कह रहे थे। बट कोई यहाँ पे फॉरेन प्लेयर आके स्पिन को इतना गंदा खेल रहा है, प्रीमियर प्लेयर उनका, उसको लोग कह रहे हैं फिर भी कि भाई बैस बॉल, ग्रेट कप्तानी, ग्रेट बैटिंग, लीडरशिप फिगर। डबल स्टैंडर्ड्स ही लग रहे थोड़े से यहाँ पे। बट रिगार्डलेस, बीच में रूट बैटिंग करने भी आया था, एंड रूट को तो जडेजा ने वो टिपिकल लेफ्ट आर्म वेरिएशन से बीट करा है। हमने कितने बार डिस्कस करा कि कैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास एक नेचुरल वेरिएशन होता है, जहाँ पे एक बॉल तो यूजुअली टर्न करके बाहर जाएगी ही जाएगी, जैसे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की जानी भी चाहिए, बट एक बॉल एंगल के साथ पड़ के सीधी निकल जाएगी, स्लाइड इन कर जाएगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद जो रूट। जो रूट वाज एक्सपेक्टिंग कि बॉल टर्न करके बाहर जाएगी एज इट शुड, बट वो बॉल नेचुरली वेरिएट करके पड़ के सीधा आगे पैड पे लग गई, प्लम आउट। दिस इज वाई लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लाइक जडेजा, लाइक अक्षर पटेल आर सो डिफिकल्ट टू फेस इन इंडियन कंडीशंस, बिकॉज उनको खुद ही नहीं पता कि कौन सी बॉल पड़ के सीधी होने वाली है, कौन सी पड़ के बाहर जाने वाली है, तो बैट्समैन क्या गेस कर लेगा। एंड सो आई वोंट रियली ब्लेम जो रूट देयर। बट यहां तक 6 विकेट गिर चुके थे, एंड फिर एकदम से अश्विन आता है इन सेकंड स्पेल। कुलदीप यादव बाय दिस टाइम 5 विकेट ले चुका था, एंड एकदम से रोहित शर्मा चेंज करके अश्विन को ले आता है। एंड सम कमेंटेटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर क्वेश्चनिंग कि रोहित शर्मा ये कुलदीप यादव को क्यों हटा रहा है भाई, 5 विकेट नहीं अभी उसने फॉर्म में, क्या रैपअप नहीं करनी इनिंग्स, 4 विकेट तो अभी भी रहते हैं। एंड उसी ओवर में अश्विन ने सबको चुप कर दिया, रोहित शर्मा ने सबको चुप कर दिया। क्यों? क्योंकि अश्विन ने आते ही 2 विकेट ले लिए एक ही ओवर के अंदर, 3 बॉल के अंदर 2 विकेट ले लिए। पहले हार्टले को आउट करा, और उसके बाद मार्क वुड को एक ब्रिलियंट ऑफ स्पिनर से आउट करा, जिसमें रोहित शर्मा ने खुद ही स्लिप पे कैच पकड़ा। ब्रिलियंट बॉल दैट वाज बाय अश्विन अगेंस्ट वुड। एंड फिर जो आखिरी 2 विकेट्स थे, थर्ड सेशन शुरू होता है, अश्विन वंस अगेन कम्स इन एंड रैप्स देम अप वेरी अर्ली। फोक्स को उसने जो है वो मेंटली डबल माइंडेड डाल रखा था, कभी कभी कैरम बॉल फेंक रहा था, बिकॉज पिछले टेस्ट मैच में वो कैरम बॉल पे उसने आउट कर दिया था उसको, कॉटन बोल्ट। एंड फिर उसने एक वो टिपिकल ऑफ स्पिनर फेंकी, फोक्स भाई साहब स्वीप करने के लिए गए। अच्छा, व्हाट वाज फनी वाज कि फोक्स ने स्वीप करा, बॉल हिट नहीं हुई, अच्छे से टाइम नहीं कर पाया बॉल को, मिस हिट हुई बॉल, एंड वो देख रहा है बॉल को धीरे धीरे विकेट पे जाते हुए, एंड प्ले डाउन हो गया भाई साहब। मतलब ही हैड एटलीस्ट अ कपल ऑफ सेकेंड्स, एटलीस्ट 2 सेकेंड्स थे बिफोर, बिटवीन व्हेन ही स्ट्रक द बॉल एंड बिटवीन व्हेन द बॉल स्ट्रक द विकेट्स, एंड वो शांति से बॉल को जाते हुए देख रहा था। बड़ा अजीब लगा कि क्या सोच रहा था उस टाइम पे। एंड देन फिर एंडरसन वो स्लॉक करने आए थे भाई साहब, वो उसको भी मिड विकेट पे अश्विन ने आउट कर दिया। एंड विद दिस अश्विन एंडेड अप विद 4 विकेट्स, कुलदीप एंडेड अप विद 5 विकेट्स, जडेजा हैड 1 विकेट। बुमराह और सिराज को कोई विकेट ही नहीं मिला। जहां पे आप पहले दिन पे बॉलिंग कर रहे हो एक ऐसी पिच पे जो कि नोन है टू बी द बेस्ट विकेट फॉर पेसर्स इन इंडिया, वहां पे पेसर्स ही विकेट नहीं ले रहे, कितना यूनिक है, कितना पेक्यूलर है नहीं। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ था वहां पे, जब अश्विन वॉज बेसिकली, उसने वो लास्ट विकेट लिया एंडरसन का, एंड वो अपने वो कैप और चश्मा ले रहा था अंपायर से, एंड देन ही वाज मूविंग टुवर्ड्स द पवेलियन विद द टीम, एंड कुलदीप यादव पीछे से फील्डिंग करके आ रहा था, तो वो बॉल ऐसे दिखा के अश्विन की तरफ फेंकता स्माइल करके, बिकॉज ही ऑल्सो टुक 4 विकेट, से एक ही विकेट ज़्यादा था कुलदीप का, एंड उनका 100th टेस्ट मैच था, तो इट इज़ अ स्पेशल ओकेजन। यूजुअली क्या होता है, जो बॉलर 5 विकेट लेता है उसको वो बॉल मिल जाती है रखने के लिए। एंड सो अश्विन सेड कि नहीं भाई, ये तूने 5 विकेट लिए, तू रख बॉल,
मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, मैं क्या करूँगा रख कर. एंड देयर वाज अ स्वीट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू, जहाँ पे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं भाई तू रख ले, तू रख ले. अल्टीमेटली अश्विन बीइंग द सीनियर गाय, उसने वो बॉल कुलदीप यादव को दी. ऑल्सो मेड श्योर कि कुलदीप यादव पूरी टीम को वापस सामने खड़े होकर लीड कर रहा है वापस बैक टू द पवेलियन. यूजुअली जो बंदा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है वही टीम को लीड बैक करता है सेशन के एंड पे. इट्स अ ट्रेडिशन. एंड सो इट वाज आल्सो वेरी नाइस टू सी कि जूनियर्स सीनियर से कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर्स कितने मेच्योर और कितने रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं. दैट कमराडरी वॉज वेरी नाइस टू सी. बट फिर कुछ ओवर्स रह गए थे एंड थर्ड सेशन में कुछ माइट अभी बाकी था. एंड सो इंडिया के बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आते हैं. एंड रोहित शर्मा एंड जायसवाल जो मौकरी बनाई है इंग्लैंड की वहाँ पे. पहली बात तो वो जो बचा कुचा सेशन था, थर्ड सेशन, पूरा सेशन बैटिंग नहीं करी इंडिया ने पहले दिन पे, थर्ड सेशन पे. स्टिल दे स्कोर्ड 135 रन्स. तुम रन रेट देख रहे हो क्या ये? दिस इज क्रेजियर देन बैसबॉल. बैसबॉल की रन रेट जो होती है वो यूजुअली कुछ ऐसी होती है 3.5-4 बार की. यहाँ पे तो 4.8 कुछ के रन रेट से लोग मार रहे थे यार. जायसवाल वंस अगेन, मतलब छक्के जो उसने मारे हैं, 2-3 लगातार छक्के मारे थे आई थिंक शोएब बशीर को या फिर हार्टली को. 3-4 चौके लगातार मारे शोएब बशीर को, फिर आउट भी हो गया अल्टीमेटली. द पॉइंट वॉज द वे रोहित शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल और बैटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा लग रहा था कि विकेट इतनी आसान है बैटिंग करने के लिए, एज इट शुड हैव बीन ऑन डे वन. जैसे कि हमने अभी इस सेगमेंट के स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि कैसे ये पिच जो है, इट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट पार्ट ऑफ विकेट फॉर बैटिंग, क्योंकि घास थी नहीं, डैम्पनेस नहीं थी, सनशाइन निकल आई थी, वाइटेस्ट टोन था पिच का, तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए थी. फिर इंग्लैंड कोलैप्स क्यों कर गई? बिकॉज इंग्लैंड तो भाई हमारी 175 फॉर 3 थे, 218 पे ऑल आउट. ये कौन करता है यार? 38 रन में नहीं, इतने कम रनों में आप ऑल आउट हो जा रहे हो, क्या फायदा है? इतनी अच्छी पोजीशन से गेम को अपने हाथों से जाने दिया. सो रिस्पॉन्सिबल यार. एंड सो ऑन डे वन मुझे लग रहा था कि गेम खत्म होते होते तक एटलीस्ट इंडिया को ये तो ज़रूर लग रहा होगा कि यार हम लोग अब कम से कम 250-300 रन की लीड ले और फिर इनिंग्स डिफीट करने जाए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एट द एंड ऑफ डे वन मुझे ये लग रहा था कि अब अगर यहाँ से हम लोग इनिंग्स डिफीट नहीं करेंगे ना, जीतना तो चलो है ही, बट इनिंग्स डिफीट ना हो तो वी शुड बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हमें वो डोमिनेंस असर्ट करनी है एंड हम उस पोजीशन को अर्न करके वहाँ तक पहुँचे हैं कि अब हम इस एंगल पे हैं कि अब हम यहाँ से इनिंग्स डिफीट का सोच सकते हैं. एंड सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ व्हेन डे 2 स्टार्टेड. डे 2 के पहले सेशन पे जो डोमिनेंस रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने कंटिन्यू करी है, वी डिस्कस्ड हाउ डे 1 के थर्ड सेशन में जो बचा कुचा टाइम था उसमें 135 रन मार दिए थे इंडिया ने. डे 2 के फर्स्ट सेशन में वंस अगेन इंडिया ने 129 रन मारे हैं, 4 से ऊपर की रन रेट से. मतलब भाई ये बताओ, हमने ऐसा नहीं है कि पहले इंडिया में ऐसे टेस्ट मैचेस ना देखे हों जहाँ पे अच्छी बैटिंग विकेट्स हैं. ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है. बट ये जिस ब्रिस्क रन रेट से हमने स्कोर करा है ना, दिस इज समथिंग न्यू. एंड जैसे कि बेन डकेट कह रहा था एक रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, एंड फिर रोहित शर्मा ने कहा कि भाई आप ऋषभ पंत को नहीं जानते हो शायद. आई थिंक ये पिछले 2-3 साल में ना टेस्ट क्रिकेट में ये फिनोमेना इंडिया ने भी अडॉप्ट करा कि थोड़ा निडर होकर खेलेंगे. इतना फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है एज सच कि बहुत ज़्यादा शेल में जाकर खेलना है, बिल्कुल ही अग्रेसिवली प्ले आउट ही नहीं करना है, हर बॉल को लीव ही करना है. उसके थोड़े डाउन साइड्स भी हैं डेफिनेटली. अगर आप इस टाइप ऑफ प्ले को मास्टर नहीं कर सकते तो फिर आप जब आउट होगे तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और बेवकूफ़ लगोगे. बट क्योंकि इंडिया ने इतने अच्छे से इसको मास्टर करा है इस टेस्ट मैच में पर्टिकुलरली, पहले सेशन की बैटिंग डे 2 पे इतनी एफर्टलेस लग रही थी ना देखने में. ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड बैक कर रही है कि अब जल्दी से भाई कुछ ना कुछ करके ये लोग रिटायर हो, कॉल आउट कर इनिंग्स को, डिक्लेयर कर इनिंग्स को, और फिर किसी तरीके से हमारी बैटिंग और शायद हम कुछ मिरेकल पुल ऑफ कर लें. बट ऐसा होना था नहीं, बिकॉज सेशन 1 में डे 2 के कोई विकेट गिरता ही नहीं है. रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों सेंचुरीज मार देते हैं. अवॉर्ड ऑन दो सेंचुरीज, बिकॉज मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने ये चीज़ ट्वीट भी करी है, एंड आई थिंक पीपल शुड रियलाइज वेयर दे आर रॉन्ग. काफ़ी सारे लोग हमारे फैन बेस में, स्पेशली विद द कल्चर ऑफ ट्विटर, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिक फैन वॉर्स बन जाती हैं. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के फैंस का.
एक इतनी गंदी एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं ना किसी भी नए प्लेयर के लिए या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए टू ग्रो इन। क्योंकि जब पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ था मुझे साफ साफ याद है रोहित शर्मा और शुभमन गिल दो ऐसे प्लेयर्स थे जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज थे। एक तो जो टेस्ट मैच हम लोग हार गए पहला वाला, उसके वजह से वैसे ही सबका मूड खराब था। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज रोहित शर्मा और गिल के लिए कुछ खास गई भी नहीं थी। तो आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच सब लोगों ने अपना पेशेंस लूज कर दिया था एंड सब क्रिटिसाइज करने पे लगे हुए थे रोहित शर्मा और शुभमन गिल को। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी रिएक्शनरी एंड इट वाज वेरी बैड एंड इररिस्पॉन्सिबल ऑन द पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस फैंस। ऑल्सो द एक्सपर्ट्स जो कि ये क्वेश्चन रेज करने शुरू कर दिए थे एक 5 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले गेम के बाद ही, क्योंकि नाउ लुक वेयर दे आर जस्ट अ फ्यू वीक्स लेटर। 5वां टेस्ट मैच चल रहा है, both of them are sitting very comfortably with 2 centuries each, 2 fabulous centuries each. In fact गिल ने तो एक में 91 भी मारे थे जब वो रन आउट हो गया था। रोहित शर्मा also has a 50 and they both are now in the top 4 highest scorers of this series. Number 1 पे of course जायसवाल है, I think गिल शायद second highest scorer है as of now, फिर क्रॉली आता है and then there is रोहित शर्मा। दो ऐसे लोग जिसको आपने इतना क्रिटिसाइज करा है वो दो लोग सीरीज के एंड आते आते तक 2 सेंचुरी भी मार चुके हैं और अच्छे खासे रन भी मार चुके हैं। तो आई डोंट सी द पॉइंट वाई वी बिकम सो रिएक्शनरी जस्ट आफ्टर अ कपल ऑफ गेम्स, थिंकिंग कि जो लोग पिछले 1 2 3 4 रोहित शर्मा तो 5-6 सालों से इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, वो लोग अब एकदम से उनका डाउनफॉल आ जाएगा, वो घर पे भी रन नहीं मार पाएंगे अगेंस्ट दी स्पिनर्स। We have to back our legends like Rohit Sharma and Virat Kohli and also the next generation like Jaiswal and Shubman Gill. शुभमन गिल के ऊपर कितने सवाल उठे थे यार, नंबर 3 पे बैटिंग नहीं कर पा रहा, हमें वैसे टाइप का प्लेयर चाहिए जो कि द्रविड़ पुजारा जैसा हो। सबको साइलेंस कर दिया उसने। पिछले टेस्ट मैच में 4 टेस्ट मैच की जो 4th इनिंग्स थी रांची वाली, वहां पे भी ही हैड सच अ गुड 50। तो अब जो हेटर्स थे, जो क्रिटिक्स थे, एंड क्रिटिक होना गलत बात नहीं है, आई थिंक क्रिटिक वो इंसान है जो कि सही बात पे प्रेज भी कर रहा है, गलत बात पे कॉल आउट भी कर रहा है, बट जो लोग सिर्फ कॉल आउट करने में लगे थे वेयर वुड दे बी हाइडिंग राइट नाउ। इससे बहुत बड़ा हमें लेसन मिलता है कि जो लोग टीम में सेलेक्ट हुए हैं, गिव देम सम ब्रीदिंग स्पेस, गिव देम टाइम। बिकॉज अगर हम लोग आज की भी बात करें, द सेंचुरीज दैट शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा स्कोर्ड, एक जो पर्टिकुलरली शॉट था ना शुभमन गिल का जो पहले सेशन पे था आज के दिन, दूसरे दिन पे, जो उसने एंडरसन को स्टेप आउट करके सीधा छक्का मारा था स्ट्रेट बैट से, एल्बो फ्रीज करके, दैट समड अप द फर्स्ट सेशन फॉर मी एंड ऑल्सो समड अप हिज होल इनिंग्स। 100 भी उसने चौके के साथ मारी स्वीप करके, इतना कॉन्फिडेंस उसको देखने को मिला। ये वो बंदा लग ही नहीं रहा था जो पहले टेस्ट मैच में ऐसे डर डर के शेल के अंदर आउट हुआ था। सेम फॉर रोहित शर्मा, कितनी एफर्टलेस इनिंग्स थी ये, ऐसा लगा ही नहीं एक मोमेंट पे कि रोहित शर्मा स्ट्रगल करने वाला है। इवन व्हेन ही वाज ऑन 99 उसने 1.5 ओवर, मतलब वो 1 ओवर तो मेडन ओवर ही खेल दिया था पूरा, कोई हरी में था ही नहीं। एंड सो विद द फर्स्ट सेशन इंडिया ने 129 रन तो बनाए ही बनाए, बट एक भी विकेट नहीं जाने दिया, एंड दैट वाज अ ड्रीम स्टार्ट फॉर अस। सेशन 2 से ऑन द सेकेंड डे फिर थोड़ा कमबैक होना शुरू होता है जब स्टोक्स फाइनली डिसाइड करता है कि मुझे बॉलिंग करनी है, एंड पहली बॉल पे, मतलब वो थोड़ा सा तो आई वुड से कि अनलकी था रोहित शर्मा, बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटी। जो बॉल वो एंगल के साथ इतनी पुश कर रहा था स्टोक्स डाउन द लेग साइड, वो एंगल के साथ पड़ी एंड पिच होने के बाद सीधी हो गई, एंड रोहित शर्मा खुल गया भाई पूरा, दोनों कंधे सामने आ गए। एंड सो उसमें ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकता था, बट नन द लेस ही प्लेड वेरी वेल, अ ग्रेट सेंचुरी वंस अगेन। एंड फिर उसके शॉर्टली आफ्टर एंडरसन जो है वो शुभमन गिल को इन इस टिपिकल फैशन बोल्ड कर देता है, जहाँ पे वो बैट और पैड के बीच में गैप दिखता है हमें, एंड उसमें से बॉल घुस के विकेट पे लग जाती है। आई थिंक शुभमन गिल वाला विकेट हम लोग फिर भी थोड़ा कह सकते हैं कि ही नीड्स टू इम्प्रूव ऑन दैट बिकॉज इट इज़ अ पैटर्न। बट अगर रोहित शर्मा एंड गिल की ओवरऑल बात करी जाए तो जिस पोजिशन पर उन्होंने इंडिया को छोड़ा था, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड सो सेकेंड सेशन में भी जब पर्डिकल एंड सरफराज खान बैटिंग करने के लिए आते हैं, दे हैड अ ग्रेट पार्टनरशिप। मैं ये जरूर कहूँगा कि हाँ, हर कोई इनिशियली थोड़ा टेंटेटिव तो जरूर लगा था, बट वो एक्सपेक्टेड है यार, ये बहुत यंग टीम है, सब लोग अपना पहला दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, पर्टिकल तो पहला टेस्ट मैच ही खेल रहा है,
बट जिस कंपोजर के साथ सरफराज और पडिक्कल ने सेकंड सेशन मैनेज करा, बिकॉज वी स्कोर्ड वंस अगेन, आई थिंक 90-100 रन फिर से हमने मार ही दिए थे उस सेशन में भी, तो रन रेट भी मेंटेन करके चले और उसके बाद एक और विकेट गिरने भी नहीं दिया, बिकॉज सेकंड सेशन में गिल और रोहित शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए थे एंड सरफराज खान ने 50 मार दी थी तब तक, अ वेरी कंफर्टेबल 50। उसने भी अपना वो टिपिकल जो अपर कट मारता था, जो लोग आईपीएल बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं उनको याद होगा ये चीज़, उसने वो भी मारा भाई, उसके भी रन स्कोर करे, शोज हाउ कॉन्फिडेंट ही इज। पडिक्कल ने डेब्यू पे आके 50 मारी, छक्के के साथ 50 कंप्लीट करी, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। आई थिंक सैडली फॉर पटीदार अब वो दैट्स अ स्टोरी दैट माइट बी ओवर बिफोर इट इवन स्टार्टेड वेल। एंड सेकेंड सेशन के बाद जब हम लोग लास्ट सेशन पे आते हैं सेकेंड डे के, यहाँ पे हम थोड़ा सा एकदम से वो डाउनफॉल देखते हैं, जहाँ पे 5 विकेट गिर जाते हैं, 3 तो शोएब बशीर ले लेता है एंड 2 हार्टली ले लेता है। एंड आई वुड से कि वंस अगेन सेशन 3 की पहली बॉल पे सरफराज खान ने जो वो इम्पल्सिवली लेट कट मारा है, वन माइट बिलीव कि वो लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही था, बिकॉज अब इतना बड़ा ब्रेक लेके आ रहे हो 15-20-30 मिनट का, एंड सो आपको फिर 0 से रिबिल्ड करना होता है, एंड एक वो टेम्पटेशन होती है रन स्कोर करने की, जबकि आपको दिख रहा है कि पीछे स्लिप खड़ा हुआ है तब भी आप लेट कट मारने जा रहे हो। इट वॉज काइंड ऑफ अ रेकलेस शॉट। इनफैक्ट सुनील गावस्कर ने तो बहुत क्रिटिसाइज करा उसको, बट पडिक्कल जिस बॉल पे आउट हुआ है शोएब बशीर की, उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा यार, मतलब इट वॉज वंस अगेन अ गुड डिलीवरी, एंड पहली बात तो कि उसके पहली इनिंग है यार करियर की, तो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है एज वी डिड फॉर रजत पाटीदार। बट उसके बाद जब ध्रुव जुरैल आउट होता है, जब जडेजा आउट होता है, जब अश्विन आउट होता है, ये 3 विकेट मुझे ऐसे लगे थे जो थोड़े हर्ट करे यहाँ पे, बिकॉज जुरैल ने अपना विकेट थ्रो कर दिया, ही वांटेड टू असर्ट हिज डोमिनेंस जस्ट लाइक ही डिड इन द लास्ट टेस्ट मैच। ऑफ कोर्स वो हमेशा पुल ऑफ नहीं होगी एंड समटाइम्स यू विल गेट कॉट ऑन द बाउंड्री। जडेजा आई वुड स्टिल से कि चलो बॉल थोड़ी ज़्यादा ही ग्रिप करके टर्न कर गई एंड ही वॉज कॉट इन द मिडल ऑफ द विकेट, तो LBW हो जाता है। बट जुरैल एंड देन अश्विन इन पर्टिकुलर, जिस तरीके से ये दोनों आउट हुए हैं ना, अश्विन का वो कई लोग कहेंगे कि यार बॉल बड़ी अच्छी थी, पड़ के एंगल के साथ सीधी निकल गई बैट और पैड के बीच में से, जडेजा ने भी तो रूट को ऐसे ही आउट किया था। बट आई थिंक अश्विन बीइंग अ स्पिनर हिमसेल्फ एंड द वे ही थिंक्स, ही शुड हैव नोन बेटर। बॉल अंडरकटर बॉल थी, इट वॉज नॉट एन ओवर स्पिन जो कि टर्न करके बाहर निकले। सीम के जिस एंगल पे हार्टली ने बॉल छोड़ी थी ना, जो सीम की पोजीशन थी, उससे देख के पता चल रहा था कि बॉल बढ़ के एंगल से सीधे अंदर आने वाली है, एंड आई एम श्योर अश्विन जो है वो बॉल रीड करता है हाथ से, तो ही शुड हैव डन बेटर। बट वंस अगेन आउट ऑफ नोवेयर कुलदीप यादव एंड बुमराह समहाउ मैनेज टू मेक अ पार्टनरशिप एंड फ्रस्ट्रेट इंग्लैंड। 1-2 चांसेस वहां पर भी बने थे, कुलदीप यादव का वो इनिशियली को रन भाग रहा था एंड बुमराह रन आउट होते होते बच गया उसी में, स्टोक्स ने मैसअप कर दिया था, फिर एक आई थिंक स्लिप्स पे एक कैच कुलदीप यादव ने भी दिया था जो कि छूट गया, टफ कैच था। बट ये दोनों इतने रिजिलियंट थे कि जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड हैज़ अ चांस ऑफ रैपिंग अप द लीड अंडर 250, नाउ वी आर कंफर्टेबली ओवर 250 एंड आई थिंक अब हमें टीम का टोटल भी 500 के आसपास का टारगेट करना चाहिए। अगर हम लोग 500 रन बनाते हैं तो दैट वुड बी रियली गुड। आई थिंक वही हमारा बेयर मिनिमम होना चाहिए था व्हेन वी वेंट इनटू बैट ऑन द फर्स्ट डे, एंड अगर हम लोग वो अचीव करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हाँ, हमारे ये जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है हमें थोड़ा बहुत इसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। बट एट दिस पॉइंट यू हैव टू से कि यार इंडिया इज जस्ट टू गुड फॉर इंग्लैंड राइट नाउ, एंड आई वुड होप कि कल तक टेस्ट मैच शायद खत्म हो जाए, इनिंग्स डिफीट से हम लोग जीत भी जाएं, बट उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे स्पिनर्स का भी रहेगा एंड विल हैव टू सी कि वहाँ पे क्या होता है। बट आई थिंक ऑन दैट नोट वी शुड कॉल इट, आई डोंट थिंक वी शुड से कॉल इट क्विट्स, बट हाँ आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। एंड जिनको पसंद आया है, जिनको कुछ सीखने को मिला हो नया, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चेक आउट आवर अदर पॉडकास्ट। हमने एक सेकंड चैनल भी खोला है जहाँ पे हम ऐसे ही बड़े बड़े पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं उस चैनल पे डाल देते हैं, तो आप उस पर भी बिंज वॉच कर सकते हो। बाकी जो इस चैनल से आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो उसको भी देखिए एंड हमें कमेंट से ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।